नमस्कार, मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके उन सवालों के बारे में जो आपने हमसे पूछे CMS ED के कोर्स को लेकर के। उन सभी सवालों के आंसर्स जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप हमसे कुछ कॉलेजेस के नाम पूछते हैं और आप पूछते हैं कि क्या CMS ED का कोर्स इन कॉलेज से करना सही रहेगा। आप हमसे मार्कशीट्स भी शेयर करते हैं, आप हमसे डिग्रीज भी शेयर करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ये डिग्रीज वैलिड है। तो इसका आंसर जानने के लिए हमको मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, इंडिया में जो भी एक्ट्स बनते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे मेडिकल कोर्सेस हैं, जैसे कि नाम लेंगे अगर नर्सिंग का कोर्स है, MBBS का कोर्स है, आयुर्वेदा का कोर्स है, होम्योपैथी का कोर्स है, डेंटिस्ट्री का कोर्स है। तो इन सभी कोर्सेज का एक प्रॉपर एक्ट है। अलग अलग एजुकेशन सिस्टम के लिए अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग काउंसिल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप MBBS, MD, MS करते हैं तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन में डिफाइंड है। जो कॉलेजेस ये कोर्सेज कराते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं NMC के द्वारा। साथ साथ उनके कोर्सेज का ड्यूरेशन, उनके कोर्सेज की पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन और पूरी डिटेल NMC में लिखी है। उसी के तरह द डेंटिस्ट एक्ट है, जिसके अंदर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया BDS, MDS कोर्सेज को रेगुलराइज करता है और उसी काउंसिल के द्वारा इनके जो कॉलेजेस हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और उनके नाम एक स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री के अंदर डाले जाते हैं जब वो एग्जाम पास कर लेते हैं। उनका कोर्स का ड्यूरेशन पूरी तरह से डिफाइंड है। उसी तरह से इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट है, जो कि नर्सिंग का कोर्सेज कराते हैं और उनको रेगुलराइज करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में नेशनल कमीशन ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट के बारे में बताया, जो कि एक नया लॉ है। इसने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि पैरामेडिकल्स, एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक बहुत बड़ा सेक्टर था। इनके कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम अभी तक नहीं बना था। इनके कॉलेजेस के अंदर जो कोर्सेज कराते हैं उनके ड्यूरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो इनके ड्यूरेशंस को भी इस एक्ट ने डिफाइन किया है और इनके कोर्सेज और इनके कॉलेजेस को भी रिकॉग्नाइज करने का सिस्टम बना है। अगर आपने एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज कर दिया तो इस तरीके के बाकी कोर्सेज का भी रिकॉग्नाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कैसे डिफाइंड स्ट्रक्चर बन पाएगा। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि ये एक्ट किस तरह से बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कोई भी एक एक्ट पकड़ लेते हैं, जैसे एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट पकड़ लेते हैं। सबसे पहले एक बिल प्रपोज होता है। इस केस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक बिल बनाया जिसको नेशनल कमीशन ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल बोला गया। अब ये बिल सबकी सहमति के बाद पार्लियामेंट में पेश हुआ। सबसे पहले ज़्यादातर बिल लोकसभा में पेश होते हैं। लोकसभा में बिल पेश होने के बाद अगर वो मेजॉरिटी से पास कर लिए जाते हैं तो वो राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा में मेजॉरिटी से पास होने के बाद वही बिल जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन करके अप्रूव करते हैं, तब इसका एक गैजेटेड नोटिफिकेशन निकलता है। उस गैजेटेड नोटिफिकेशन को लागू मान लिया जाता है। वो एक लॉ या फिर एक एक्ट बन जाता है। जिस तरह से एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट बना, उसी तरह से NMC बना, उसी तरह से डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बना, उसी तरह से इंडियन नर्सिंग काउंसिल बना, उसी तरह से फार्मेसी काउंसिल बना। तो जितने भी काउंसिल और ये एक्ट हैं, उनका तरीका बनने का यही था। इंडियन गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब उसके अंदर स्टेट भी लॉ बनाते हैं और सेंट्रल भी लॉ बनाते हैं। सेंट्रल का तो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने के बाद गैजेटेड नोटिफिकेशन होता है। इसी तरीके का लॉ स्टेट में भी बनता है। स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो इन काउंसिल में पास होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको साइन करके गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, तो वो एक स्टेट के अंदर लॉ बन जाता है। तो भाई, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट लॉ बनाता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे सेंट्रल लॉ बनाता है, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कंग्रेंट यानी दोनों स्टेट और सेंट्रल मिलकर के लॉ बनाते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहा गया है, क्योंकि ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से चलता है स्टेट और सेंट्रल के। पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन कंकरेंट सब्जेक्ट है। कंकरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर
वेटेज सेंट्रल को दी जाती है। तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर जो भी बिल्स और जो भी एक्ट बनते हैं वो सेंट्रल पास करता है और वो पूरे इंडिया में लागू होते हैं। तो पहली चीज़ ये बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ है कि अभी रिसेंटली प्रपोज किया गया है कि हेल्थ को भी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए। बहरहाल ये फ्यूचर की बात है, मैं अभी प्रेजेंट पे आ जाता हूँ। हमारा क्वेश्चन वही था कि किस कॉलेज से किया जाए CMS-ED। देखिए, अगर CMS-ED का कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है, तो इसीलिए कॉलेज डिफाइन नहीं है। इसीलिए आपके डिग्रीज को हम लोग नहीं बोल सकते कि वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। बट हम नर्सिंग के कोर्सेज के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे, हम लोग MBBS के कोर्सेज के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये एक लूप होल है। लेकिन फिर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों ये कोर्सेज हो रहे हैं। ये कोर्सेज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2003 में एक जजमेंट दिया था, जिसके अंदर आपको राइट टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन दे दिया था। अब जब राइट टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन दिया तो उस जजमेंट में यह भी लिखा था कि एक स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री भी बनाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक अपने पावर यूज करके वो रजिस्ट्री नहीं बनाई है। उस रजिस्ट्री को बनाने का मतलब है या तो कोई एक एक्ट बनाना या तो कोई एक काउंसिल बनाना जो कि इन सारे के सारे कोर्सेज को एक डिफाइंड वे में डिफाइन करती हो और उनके जो डिग्रियां हैं वो प्रॉपरली वैलिड हो। बट अभी तक ऐसा नहीं है। तो फिर हम किस तरह से कॉलेजेस डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, जब रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है नहीं तो ये एवेलुएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई कॉलेज 18 महीने का कोर्स करा रहे हैं, कई कॉलेज 24 महीने का कोर्स करा रहे हैं, कई कॉलेज बोलते हैं कि हम लोग 100 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, कई कॉलेज बोल सकते हैं कि 350 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब तक लॉ सेंट्रल मिनिस्ट्री से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन का आंसर देना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हालांकि राइट तो आपको डिफाइन कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको राइट दे दिया है, बट उसका एक सेंट्रल एक्ट बनना भी ज़रूरी है। इसी तरह से डिग्रीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और आपकी मार्कशीट्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि कोई सेंट्रल लॉ बने। एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट के अंदर कम्युनिटी केयर को डाला तो है, बट CMS-ED करके कोई ऐसा शब्द नहीं है। तो जब तक CMS-ED जैसा कोई शब्द आए, उस कोर्स को करने वाले कॉलेजेस का कोई रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आए। ड्यूरेशन तो उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि CMS-ED होना चाहिए। और राइट टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो इसमें अभी कुछ नहीं लिखा है इस तरह से। इस तरह का कुछ डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये डेफिनेशन जरूर आएगी, तब हम इसका आंसर दे सकेंगे कि किस कॉलेज से आपको करना है। तो जो कॉलेज से आप करेंगे वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज भी होंगे। तो ये आपका सवाल रहा पहले क्वेश्चन का, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ज्यादातर पूछते हैं, क्या CMS-ED इंडिया में मान्य है? जी हाँ, मान्य इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसके अंदर आपको राइट दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हायर लेवल ऑफ जुडिशियल सिस्टम है, उसने ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप एक स्टेट मेडिकल रजिस्ट्री बनाएं। लैकिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रहा है। सो आई डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू कम, बट मान्य तो है, बट लेकिन कोई रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका कि क्या हम CMS-ED के कोर्स करने के बाद क्लिनिक खोल सकते हैं? जी हाँ, जब हमने इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात किया तो CMS-ED क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के परव्यू में नहीं आते। यानी आप जो चीज़ खोलते हैं उसको क्लिनिक तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन आप प्रिस्क्राइब करते हो, पेशेंट्स को देखते हो, प्रिवेंटिव मेडिसिन वगैरह भी देते हो। तो इसलिए आप जहाँ पे प्रैक्टिस करते हो उसको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बोल सकते हैं, क्लिनिक नहीं बोल सकते। अब उसके लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन लॉ तो यही बोलता है कि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाए? तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप CMO के पास जाते हो। CMO कई बारी परमिशंस दे देते हैं, कई बारी नहीं देते। क्यों देते हैं परमिशन? आपको इसलिए देते हैं क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनको जाकर के दिखाते हो। यदि ऑर्डर देखने के बाद वो नहीं मानते हैं तो आप एक रिट पिटीशन करते हो, जो कि आप हाई कोर्ट के अंदर जाते हो। हाई कोर्ट के अंदर भी जो जजमेंट होते हैं वो प्रॉपर जजमेंट्स नहीं होते, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं CMO को कि आप इसके ऊपर डिसीजन लें। तो ज़्यादातर वो एक NOC आपको इशू कर देते हैं। तो आप बहुत लकी फील करते हो अपने आप को कि आपको राइट मिल गया क्लिनिक प्रैक्टिस करने का। बट जब तक एक सेंट्रल लॉ नहीं बनेगा तब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। यदि एक सेंट्रल लॉ बन गया तो एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, उसके अंदर इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई रिट पिटीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप अपने राइट्स को जानिए, आप जानिए कि कौन से कॉलेज से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सी दिस आंसर डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर कि आने वाले टाइम में क्या लॉस बनते हैं, बट एट प्रेजेंट
डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, और आई होप ये स्ट्रक्चर बन जाए, और यदि वो बनेगा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू दैट दिस स्ट्रक्चर हैज़ बीन कम्प्लीटली डिफाइंड। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन। मैं ये भी बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी हम लोग नए वीडियोस डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेडिकल वर्ल्ड फॉर इंडिया को सपोर्ट करने का। थैंक यू सो मच।